everyone, welcome to my YouTube channel in English Literature class. Today we are going to cover part second of chapter number 7, the interview from your course book Flamingo of class 12. चैप्टर को कंटिन्यू करने से पहले थोड़ा सा हम चैप्टर को रिवाइज कर लेंगे। इस चैप्टर के जो ऑथर हैं वो हैं क्रिस्टोफर सिल्वेस्टर, जो कि कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में हिस्ट्री के स्टूडेंट हुआ करते थे और इन्होंने प्राइवेट आई न्यूज़पेपर के लिए एज ए रिपोर्टर 10 इयर्स तक वर्क किया और वैनिटी फेयर जो कि एक मैगजीन हुआ करती थी, इस मैगजीन में इंटरव्यू छपा करते थे, उसके लिए भी इन्होंने लिखा है। और ये जो चैप्टर आपकी बुक में दिया गया है जिसका नाम है इंटरव्यू, ये इनकी एक बुक द पेंगुइन बुक ऑफ इंटरव्यूज के इंट्रोडक्शन वाले पार्ट से लिया गया है। तो चैप्टर को थोड़ा सा हम रिवाइज कर लेते हैं। पार्ट फर्स्ट में हमने क्या पढ़ा था? देखिए, इंटरव्यूज की जो शुरुआत थी वो 130 इयर्स पहले हो चुकी थी। इसका जो इन्वेंशन था वो 130 इयर्स पहले हो चुका था और ये जर्नलिज्म का एक कॉमन पार्ट हो गया है, एक आम बात हो गई है जर्नलिज्म में। अब देखिए, सेवरल थाउजेंड सेलिब्रिटीज हर साल बहुत सारे इंटरव्यूज देते हैं और कई कई सेलिब्रिटीज के तो इंटरव्यूज रिपीट भी होते रहते हैं। आपने देखा ही होगा टीवी न्यूज चैनल पर या बहुत सारे ब्रॉडकास्टिंग प्रोग्राम पर बहुत सारे सेलिब्रिटीज इंटरव्यूज देते रहते हैं। क्रिस्टोफर सिल्वेस्टर का ये कहना है, वो अपने इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में लिखते हैं कि वो इतने ज्यादा हैरान है ये देखकर कि इंटरव्यूज के इतने सारे फंक्शंस होते हैं, इतने सारे मेथड्स होते हैं, इतनी मेरिट्स होती हैं और एक बड़े स्केल पर ये डिफरेंट होते हैं और डिफरेंट तरीके से वर्क करते हैं, बहुत ही बड़े लेवल पर। अब यहाँ पर ऑथर का ये भी कहना है कि जो एक हाईएस्ट फॉर्म का जो इंटरव्यू होता है उसमें सच बाहर निकल के आता है, ये एक प्रैक्टिस है। यहाँ पर इंटरव्यूअर जब बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करता है और बहुत ही अच्छे तरीके से क्वेश्चन रेज करता है किसी सेलिब्रिटी से या किसी सामने वाले से, तो ये एक प्रैक्टिस है और एक आर्ट है। पार्ट फर्स्ट में ये बताया गया है कि कुछ सेलिब्रिटीज का तो ये मानना है कि इंटरव्यू लेना एक तरीके का इंट्रूजन है उनकी लाइफ में, एक तरीके की दखलंदाजी है। तो देख लेते हैं हम ये कौन कौन से ऑथर हैं जो इंटरव्यू के फेवर में हैं और कौन कौन से ऑथर हैं जो इंटरव्यू के डिसफेवर में है। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑथर है वीएस नायपॉल, जिन्होंने ऐसा फील किया है कि लोग इंटरव्यू से वुंडेड हो जाते हैं, लोग इंटरव्यू से घायल हो जाते हैं और अपना कोई भी पार्ट, अपना कोई सीक्रेट इंटरव्यू में ओपन कर देते हैं। यहाँ पर देखिए, कोई ना कोई आदमी ने कोई ना कोई मिस्टेक तो की ही होती है, तो जब इंटरव्यूअर उनसे क्वेश्चन पूछता है तो उनके सारे सीक्रेट पब्लिक के सामने ओपन हो जाते हैं। तो यहाँ पर वीएस नायपॉल का यही कहना है। और नेक्स्ट जो ऑथर है लेविस कैरोल, जो कि एलिस इन वंडरलैंड के क्रिएटर भी रह चुके थे और इनके मन में तो एक तरीके से डर बैठा हुआ था इंटरव्यू के लिए। ये कभी भी इंटरव्यू नहीं देते थे, ना कभी ऑटोग्राफ देते थे और हमेशा अपने जान पहचान वालों से, ऑटोग्राफ लेने वालों से हमेशा एक डिस्टेंस बना के रखते थे और साइलेंस में वर्क करते थे। अब देखिए, नेक्स्ट ऑथर है रुडयार्ड किपलिंग, जिनका कंडमनेटरी एटीट्यूड है, मीन्स निंदात्मक एटीट्यूड है इंटरव्यूज के लिए। वो भी इंटरव्यूज की निंदा करते हैं और उनकी वाइफ बताती हैं कि किस तरीके से टू रिपोर्टर्स जो बोस्टन से आए थे उन्होंने 14 अक्टूबर 1992 का पूरा दिन उनका बर्बाद कर दिया। अब यहाँ पर देखिए, रुडयार्ड किपलिंग का क्या कहना है इंटरव्यूज के लिए। वो इंटरव्यूज को क्राइम बताते हैं, क्राइम से भी बढ़कर एक असॉल्ट बताते हैं और वो बोलते हैं कि जो इंटरव्यूअर होते हैं, जो इंटरव्यू लेते हैं, उनको तो पनिशमेंट मिलना चाहिए, ये एक रेस्पेक्टेबल जॉब नहीं है। तो यहाँ पर रुडयार्ड किपलिंग का ये मानना है कि इंटरव्यूज जो होते हैं वो एक क्राइम ही नहीं बल्कि एक असॉल्ट भी है, एक फिजिकल अटैक भी है जो सामने वाले के ऊपर किया जाता है, मीन्स इंटरव्यूई के ऊपर किया जाता है। अब नेक्स्ट ऑथर है एच जी वेल्स, जो कि इंटरव्यू को एक ऑर्डल समझते हैं, एक कठिन परीक्षा समझते हैं, लेकिन उन्होंने एक फेयरली फ्रिक्वेंट इंटरव्यू भी दिया था और उन्होंने 14 इयर्स लेटर, मीन्स 40 साल बाद, उन्होंने जोसेफ स्टेलिन का भी इंटरव्यू लिया था। नेक्स्ट ऑथर है सॉल बिलो, जिन्होंने बहुत सारे ओकेशंस पे इंटरव्यू दिए हैं, लेकिन कभी कभी इनको इंटरव्यू देते समय ऐसा फील होता था कि कोई इनके गले को दबा रहा है। तो यहाँ पर ये सभी ऑथर्स अपनी अपनी ओपिनियन दे रहे हैं कि इंटरव्यू उनके लिए क्या है।
तो यहाँ पर ऑथर लिखते हैं कि इतनी सारी कमियां होने के बावजूद भी जो इंटरव्यूज होते हैं वो एक सुप्रीमली सर्विसेबल मीडियम होते हैं कम्युनिकेशन का, जहां पर हम अपनी बातों को शेयर करते हैं, इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं, और वो बातें जब लोगों तक पहुंचती हैं तो लोग उनसे कुछ ना कुछ सीखते हैं। तो यहाँ पर डेनिस ब्रेन का ये कहना है, वो लिखते हैं कि जब एक आदमी दूसरे से क्वेश्चन पूछता है तो बातें शेयर होती हैं, इंफॉर्मेशन शेयर होती है, और जब लोग उन बातों को सुनते हैं तो लोग उनसे सीखते हैं। Now we start part second. I am a professor who writes novels on Sunday. Umberto Eco. Umberto Eco का कहना है कि मैं एक प्रोफेसर हूँ जो कि संडेज में नॉवेल्स लिखता हूँ। यहाँ पर पार्ट सेकंड में हम अम्बर्टो इको का इंटरव्यू पढ़ेंगे। अम्बर्टो इको जो एक फेमस सेलिब्रिटी और एक फेमस ऑथर हुआ करते थे, और उनका इंटरव्यू कौन ले रहे हैं? मुकुंद पद्मनाभन, जो कि द हिंदू न्यूज़पेपर के एडिटर हुआ करते थे। द फॉलोइंग इज एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम एन इंटरव्यू ऑफ अम्बर्टो इको। यहाँ पर ये जो छोटा सा एक्सट्रैक्ट दिया गया है ये अम्बर्टो इको के इंटरव्यू से लिया गया है। द इंटरव्यूअर इज मुकुंद पद्मनाभन फ्रॉम द हिंदू, और इंटरव्यूअर कौन है? मुकुंद पद्मनाभन, जो कि द हिंदू न्यूज़पेपर के एडिटर हुआ करते थे, और द हिंदू न्यूज़पेपर जो कि इंडिया का मोस्ट लार्जेस्ट एंड रेस्पेक्टेड न्यूज़पेपर माना जाता है। Umberto Eco, a professor at the University of Bologna in Italy, had already acquired a formidable reputation as a scholar for his ideas on semiotics, the study of science, literary interpretation, and medieval aesthetics before he turned to writing fiction. अम्बर्टो इको के बारे में जान लेते हैं। अम्बर्टो इको जो कि इटली में यूनिवर्सिटी ऑफ बोलोग्ना में प्रोफेसर हुआ करते थे, और इनकी रेपुटेशन मींस जो इनकी फेम थी वो इतनी रेयर थी। फॉर्मिडेबल का मीनिंग होता है डर पैदा करने वाली। अम्बर्टो इको एक स्कॉलर थे सेमियोटिक्स के। स्कॉलर का मीनिंग होता है विद्वान, सेमियोटिक्स का मीनिंग होता है स्टडी ऑफ साइंस एंड सिंबल। आपने साइंस और सिंबल्स तो देखे होंगे, इनकी स्टडी की हुई थी अम्बर्टो इको ने। इसके विद्वान माने जाते थे और अपने आइडियाज को वो लिखते थे। अब देखिए उन्होंने कौन कौन सा वर्क किया है। अम्बर्टो इको ने लिटरेरी इंटरप्रिटेशन के बारे में लिखा है, साहित्य की व्याख्याओं के बारे में लिखा है, एंड मेडिवल एस्थेटिक्स के बारे में लिखा है। मध्यकालीन युग की जो एक आर्ट और एक ब्यूटी की जो स्टडी हुआ करती थी, उसकी जो नॉलेज हुआ करती थी, उसके बारे में लिखा है। क्योंकि मेडिवल एज को, मध्यकालीन समाज को या मध्यकालीन हिस्ट्री को एक क्लासिकल एज भी माना जाता था। तो यहाँ पर उन्होंने राइटिंग फिक्शन लिखने से पहले ये सारी चीजें लिखती थी, और सेमियोटिक्स के वो स्कॉलर हुआ करते। अब जानेंगे हम उनका रिटर्न वर्क क्या क्या है। लिटरेरी फिक्शन उन्होंने लिखा है, जो साहित्य की जो इमेजिनेशन की जो कहानियां होती हैं वो उन्होंने लिखा है। एकेडमिक टेक्स्ट उन्होंने लिखे हैं, एजुकेशनल बुक्स लिखी हैं, एसेज लिखे हैं, चिल्ड्रंस बुक्स लिखी हैं, न्यूज़पेपर आर्टिकल्स लिखे हैं। हिज रिटर्न आउटपुट इज स्टैगरिंगली लार्ज एंड वाइड रेंजिंग, और उनका जो रिटर्न वर्क है वो इतना सरप्राइजिंग है, इतना लार्ज स्केल का है। स्टैगरिंगली का मीनिंग है शॉकिंग एंड सरप्राइजिंग। तो जो उनका जो रिटर्न वर्क है वो इतनी वाइड रेंजिंग का है, मीन्स इतना बड़ा लेवल है, इतना लार्ज स्केल पर है कि हमें देखकर बहुत ही ज्यादा शॉक और सरप्राइज होता है। इन 1980 ही एक्वायर्ड द इक्विवेलेंट ऑफ इंटेलेक्चुअल सुपरस्टारडम विद द पब्लिकेशन द नेम ऑफ द रोज विच सोल्ड मोर देन 10 मिलियन कॉपीज। और 1980 में जब इनका एक नॉवल पब्लिश होता है जिसका नाम है द नेम ऑफ द रोज, और इस नॉवल के पब्लिश होने से इनको एक इंटेलेक्चुअल सुपरस्टारडम मिलती है, यानी एक बहुत ही बड़ी प्रसिद्धि इनको हासिल होती है। ये जो इनका नॉवल था द नेम ऑफ द रोज, ये इतना फेमस होता है उसकी 10 मिलियन कॉपीज बिक चुकी थी। इनका इंटरव्यू स्टार्ट होता है। यहाँ पर देखिए मुकुंद कुछ क्वेश्चन पूछेंगे, अम्बर्टो इको उनका जवाब देंगे। मुकुंद यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन पूछते हैं, द इंग्लिश नॉवेलिस्ट एंड एकेडमिक डेविड लॉज वंस रिमार्क्ड, आई कांट अंडरस्टैंड हाउ वन मैन can do all the things he Eco does। मुकुंद कहते हैं कि इंग्लिश नॉवेलिस्ट एंड एकेडमिक डेविड लॉज ने ये बात को रिमार्क किया है कि मैं नहीं समझ सकता कि अम्बर्टो इको
ये सारे काम एक साथ कैसे कर लेते हैं। देखिए वो कितने सारे काम, कितना सारा रिटन वर्क वो एक साथ ही कर लेते थे। तो यहाँ पर इंग्लिश नॉवेलिस्ट का ये कहना है कि मैं नहीं समझ सकता कि अम्बर्टो इको ये सारा वर्क एक साथ कैसे कर लेते हैं। वो लिटरेरी फिक्शन भी लिख लेते हैं, एकेडमिक टेस्ट भी लिख लेते हैं, एजुकेशनल बुक्स भी लिख लेते हैं, एसेज लिख लेते हैं, नॉवेल्स भी लिख लेते हैं और चिल्ड्रंस बुक्स भी लिख लेते हैं, न्यूज़पेपर के आर्टिकल्स भी लिख लेते हैं। तो वो ये सारा जो वर्क है ना वो एक साथ कैसे कर लेते हैं। तो एक ही आदमी में इतनी सारी क्वालिटीज नहीं हो सकती। तो यहाँ पर देखिए अम्बर्टो इको क्या रिप्लाई देते हैं। मे बी I give the impression of doing many things, but in the end I am convinced I am always doing the same thing. अम्बर्टो इको कहते हैं कि हो सकता है कि मैं बहुत सारी चीजें करता हूँ, मेरे ऊपर जो एक इम्प्रेशन आया है कि मैं बहुत सारी चीजें करता हूँ, लेकिन इन द एंड मैं इस बात पर सहमत हूं कि मैं हमेशा एक ही चीज कर रहा होता हूं। तो यहाँ पर अम्बर्टो इको का कहना है कि सभी लोग ये कहते हैं कि मैं बहुत सारी चीजें करता हूं लेकिन मैं हमेशा एक ही चीज कर रहा होता हूं। मुकुंद कहते हैं विच इज किस तरीके से। अम्बर्टो इको का कहना है नाउ दैट इज मोर डिफिकल्ट टू एक्सप्लेन। ये एक्सप्लेन करना बहुत ही डिफिकल्ट है। आई हैव सम फिलोसफिकल इंटरेस्ट एंड आई परस्यू दैम थ्रू माई एकेडमिक वर्क एंड माई नॉवेल्स। अम्बर्टो इको कहते हैं कि ये बात एक्सप्लेन करना बहुत ही डिफिकल्ट है, लेकिन मेरा हर चीज में एक फिलोसफिकल इंटरेस्ट होता है। अब देखिए फिलोसफिकल इंटरेस्ट जानने के लिए हमें फिलोसफी को जानना पड़ेगा। फिलोसफी क्या होती है। देखिए जीवन की जो नीति होती है, विचार होती हैं, जीवन की व्याख्याएं होती हैं, जीवन को किस तरीके से जिया जाता है। जब हम किसी चीज को जानते हैं, उसकी नीतियों के बारे में जानते हैं, हम अपना एक विचार रखते हैं उस चीज के लिए, तो जीवन जीने के नियम, उनकी नीति, उनके विचार, उन सभी को फिलॉसफी बोला जाता है, दर्शन शास्त्र भी बोला जाता है। अम्बर्टो इको का कहना है कि उनका हर चीज में एक फिलोसफिकल इंटरेस्ट है, यानी हर चीज को जानने की, हर चीज को समझने की उनके अंदर इच्छा होती है, उनके अंदर विचार उत्पन्न होते हैं, उनके अंदर थॉट्स आते हैं इस तरीके के। तो हर चीज में वो अपना एक फिलोसफिकल इंटरेस्ट उनको दिखाई देता है। तो यहाँ पर अम्बर्टो इको कहते हैं कि उनके एकेडमिक वर्क में और उनके नॉवेल्स में दोनों ही जगह उनका फिलोसफिकल इंटरेस्ट काम करता है। ठीक है। इवन माई बुक्स फॉर चिल्ड्रन आर अबाउट नॉन वायलेंस एंड पीस। जबकि जो मेरी बुक्स हैं जो कि बच्चों के लिए हैं, वहां पर आप नॉन वायलेंस और पीस के बारे में ही पढ़ेंगे। यहाँ पर अम्बर्टो इको कहते हैं कि जो बच्चों के लिए उन्होंने बुक्स लिखी हैं वहां पर उन्होंने नॉन वायलेंस और पीस, शांति की बात की है। यू सी द सेम बंच ऑफ एथिकल। आप वहां पर भी देखेंगे, वहां पर भी आपको मोरल वैल्यूज ही दिखाई देंगी। एथिकल का मीनिंग होता है मोरल वैल्यूज। और ये सभी चीजें कहां से आती हैं। ये सभी चीजें उनके मन में, उनके फिलोसफिकल इंटरेस्ट से ही आती हैं। एंड देन आई हैव ए सीक्रेट। अम्बर्टो इको कहते हैं कि तब मेरे पास एक सीक्रेट भी है। डिड यू नो व्हाट विल हैपन इफ यू एलिमिनेट द एम्प्टी स्पेसेस फ्रॉम द यूनिवर्स। क्या तुम जानते हो कि अगर तुम यूनिवर्स से एम्प्टी स्पेस को हटा दोगे, मींस जो खाली जगह है उसको एलिमिनेट कर दोगे, तो क्या होगा। एलिमिनेट द एम्प्टी स्पेसेस इन ऑल द एटम्स। और सभी एटम्स में से तुम खाली जगह, एम्प्टी स्पेस को हटा दोगे, एलिमिनेट कर दोगे, तो क्या होगा। तो यहाँ पर अम्बर्टो इको एक एग्जांपल दे रहे हैं कि यूनिवर्स में से तुम एम्प्टी स्पेस को हटा दोगे, एम्प्टी स्पेस को एलिमिनेट कर दोगे, तो क्या होगा। द यूनिवर्स विल बिकम एज बिग एज माई फिस्ट। ये जो पूरी यूनिवर्स है ये मेरी मुट्ठी के बराबर हो जाएगी। तो यहाँ पर वो एक एम्प्टी स्पेस की वैल्यू बता रहे हैं कि एम्प्टी स्पेस की कितनी वैल्यू होती है। हमारे सौर मंडल में इतने सारे प्लैनेट्स हैं, हाँ? और ये सभी एक डिस्टेंस पे हैं, लाइट ईयर्स दूर हैं, कुछ तो बिलियन लाइट ईयर्स दूर हैं। तो इतने डिस्टेंस पर हैं ये सभी प्लैनेट्स। इस एग्जाम्पल को वो इसलिए देते हैं क्योंकि वो एम्प्टी स्पेस की वैल्यू बताना चाहते हैं। तो यहाँ पर आप जानेंगे कि एम्प्टी स्पेस की कितनी वैल्यू होती है। अगर हम सभी जगह से एम्प्टी स्पेसेस को खत्म कर दें तो क्या होगा। एम्प्टी स्पेस की भी बहुत ज्यादा वैल्यू होती है हमारी लाइफ में, हर जगह। सिमिलरली वी हैव ए लॉट ऑफ एम्प्टी स्पेसेस इन आवर लाइफ्स।
अब वो बता रहे हैं कि इसी तरीके से हमारी लाइफ में भी बहुत सारे एम्प्टी स्पेसेस होते हैं। आई कॉल देम इंटरस्टिक्स। अब देखिए इस एम्प्टी स्पेस को वो क्या बोल रहे हैं, इंटरस्टिक्स बोल रहे हैं। मीन्स जैसे आपकी टीचर अभी क्लास में आने वाली है और आपका एक नेक्स्ट पीरियड लग गया है, टीचर क्लास में आने वाली है लेकिन अभी वो आई नहीं है, तो उस टाइम में एक क्या हो गया, एक एम्प्टी स्पेस बन गया। अभी टीचर आई नहीं है और आप वहां पर बैठे हुए हो, तो एक आपको फ्री टाइम मिल गया, उसको एम्प्टी स्पेस बोला गया है। तो यहाँ पर अम्बर्टो इको का कहना है उसी तरीके से हमारी लाइफ में भी एम्प्टी स्पेसेस होते हैं, उनको वो इंटरस्टिक्स कह के पुकारते हैं। इंटरस्टिक्स का मीनिंग होता है अंतराल, मीन्स खाली समय। से यू आर कमिंग ओवर टू माई प्लेस। अब देखिए अम्बर्टो इको एक एग्जाम्पल देके इस बात को समझा रहे हैं कि एम्प्टी स्पेस की क्या वैल्यू होती है। अम्बर्टो इको मुकुंद से कहते हैं कि तुम मेरी जगह पर, मीन्स मेरे घर पर मुझसे मिलने के लिए आ रहे हो। यू आर इन एन एलिवेटर एंड वाइल यू आर कमिंग अप आई एम वेटिंग फॉर यू। और तुम एलिवेटर में हो और तुम मुझसे मिलने के लिए ऊपर आ रहे हो और मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं। दिस इज एन इंटरस्टिक। अब देखिए यहाँ पर अम्बर्टो इको उस टाइम में कहां पर है, एक इंटरस्टिक में है, मीन्स एक खाली समय है उनके पास, क्योंकि वो मुकुंद का वेट कर रहे हैं। और मुकुंद कहां पर है, मुकुंद एलिवेटर में है, वो उनके घर जा रहे हैं। तो अब क्या हो गया, एक एम्प्टी स्पेस आ गया बीच में, तो इसको अम्बर्टो इको एक इंटरस्टिक बोलते हैं, एक अंतराल बोलते हैं। एन एम्प्टी स्पेस, एक फ्री टाइम, एक खाली समय। आई वर्क इन एम्प्टी स्पेसेस। अम्बर्टो इको का कहना है कि वो खाली समय में वर्क करते हैं। जब मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था, इंतजार करने के दौरान जब तुम फर्स्ट से थर्ड फ्लोर पर आ रहे थे एलिवेटर से, आई हैव ऑलरेडी रिटन एन आर्टिकल। तो इतनी देर में उन्होंने एक आर्टिकल लिख दिया। तो यहाँ पर अम्बर्टो इको का कहना है कि वो अपने एम्प्टी स्पेसेस को, अपने खाली समय को यूज करते हैं। तो उनकी लाइफ में एम्प्टी स्पेसेस की बहुत ज्यादा वैल्यू है। इतना कह के अम्बर्टो इको लाफ करते हैं। मुकुंद कहते हैं नॉट एवरीवन कैन डू दैट, ऑफ कोर्स इतना कोई भी नहीं कर सकता। योर नॉन फिक्शनल राइटिंग, योर स्कॉलरली वर्क हैज ए सर्टेन प्लेफुल एंड पर्सनल क्वालिटी अबाउट इट। तो यहाँ पर मुकुंद कहते हैं कि आपका जो नॉन फिक्शनल जो राइटिंग वाला जो वर्क है और आपका स्कॉलरली वर्क है, मीन्स जो एजुकेशनल वर्क है, वो एक तरीके से एक प्लेफुल मैनर में लिखा हुआ है और उसमें आपने अपनी पर्सनल क्वालिटी भी डाली है। It is a marked departure from a regular academic style which is invariably depersonalized and often dry and boring। तो यहाँ पर मुकुंद का ये कहना है कि जो रेगुलर एकेडमिक स्टाइल होती है ना, वो एक तरीके से डीपर्सनलाइज्ड होती है, मीन्स उसमें कोई भी पर्सनल टच नहीं होता। इनवेरिएबली, इनवेरिएबली का मीनिंग होता है ऑलमोस्ट ऑलवेज, लगभग एक जैसी ही दिखाई देती है। और कभी कभी ये जो रेगुलर एकेडमिक स्टाइल होती है, मीन्स जो एजुकेशनल बुक्स होती हैं, जो यूनिवर्सिटी की जो बुक्स होती हैं, वो कभी कभी ड्राई और बोरिंग होती हैं। लेकिन अम्बर्टो इको का जो नॉन फिक्शनल जो वर्क है और इनकी जो लिखने की जो स्टाइल है, वो इन सब से अलग है, डिफरेंट है। Have you consciously adopted an informal approach or is it something that just came naturally to you? तो यहाँ पर मुकुंद अम्बर्टो इको से पूछते हैं, कॉन्शियसली का मीनिंग होता है जानबूझ के। क्या आप ऐसा जानबूझ के करते हैं कि आप अपने सारे रिटर्न वर्क में जो भी आप लिखते हैं उसमें आप अपनी पर्सनल क्वालिटी डाल देते हैं, अपना एक टच डाल देते हैं? ये आप जानबूझ के करते हैं या नेचुरली ही ऐसा होता है? तो यहाँ पर देखिए अम्बर्टो इको रिप्लाई करते हैं, व्हेन आई प्रेजेंटेड माय फर्स्ट डॉक्टरल डिसर्टेशन इन इटली। तो वो बताते हैं कि जब उन्होंने अपनी फर्स्ट डिसर्टेशन इटली में एक प्रोफेसर के आगे प्रेजेंट की। यहाँ पर देखिए डॉक्टरल डिसर्टेशन का मीनिंग होता है, जब हम पीएचडी करते हैं तो हम एक रिसर्च पेपर बनाते हैं। उस रिसर्च पेपर में हम एक टॉपिक सेलेक्ट करते हैं, उसमें इंट्रोडक्शन डालते हैं, अपने सारे थॉट्स उसमें ऐड करते हैं, कंक्लूजन लिखते हैं और जो भी हमने उस टॉपिक के बारे में जो डीप रिसर्च किया वो सभी हम उसमें लिख देते हैं। एक रिसर्च टॉपिक होता है, उसको रिसर्च पेपर भी बोला जाता है, जो पीएचडी करने के समय एक प्रोफेसर को सबमिट किया जाता है। तो यहाँ पर डॉक्टरल डिसर्टेशन प्रेजेंट करते समय जब वो इटली में थे, वन ऑफ द प्रोफेसर सेड
एक प्रोफेसर ने उनसे कहा, scholars learns a lot of a certain subject, then they make a lot of false hypotheses, then they correct them, and at the end they put the conclusions. तो उस प्रोफेसर ने अम्बर्टो इको को बताया कि ज्यादातर जो स्कॉलर्स होते हैं, जो विद्वान होते हैं, वो एक सर्टेन सब्जेक्ट की, एक ही सब्जेक्ट की पढ़ाई करते हैं, उसके बारे में बहुत ज्यादा सीखते हैं, डीप लर्निंग करते हैं, डीप नॉलेज लेते हैं उस सब्जेक्ट की, उस वर्क पे रिसर्च करते हैं और उसके बारे में बहुत सारी फॉल्स हाइपोथेसिस बना लेते हैं, मीन्स एक झूठी इमेजिनेशन बना लेते हैं, फिर वो उसको सही करते हैं, एट द एंड लास्ट में वो एक कंक्लूजन ऐड कर देते हैं। यू ऑन द कॉन्ट्रेरी टोल्ड द स्टोरी ऑफ योर रिसर्च। तब प्रोफेसर ने अम्बर्टो इको से कहा कि लेकिन तुमने उसके अपोजिट ही वर्क किया है, तुमने अपनी रिसर्च की ही स्टोरी अपनी डिसर्टेशन में लिख दी है, इवन इंक्लूडिंग योर ट्रायल्स एंड एरर्स, और अपने ट्रायल्स जिसके लिए तुमने प्रयास किया और अपने एरर्स और अपनी सभी मिस्टेक्स भी तुमने उसमें ऐड की हैं अपने रिसर्च पेपर में। एट द सेम टाइम ही रिकॉग्नाइज्ड आई वाज राइट एंड वेंट ऑन टू पब्लिश माय डिसर्टेशन एज ए बुक व्हिच मींट ही अप्रिशिएटेड इट। तो उन प्रोफेसर ने क्या किया, जो अम्बर्टो इको का जो रिसर्च पेपर था उसको एज ए बुक उन्होंने तभी पब्लिश करवा दिया। इसका मतलब था कि उन्होंने अम्बर्टो इको के रिसर्च पेपर को अप्रिशिएट किया था, उनके डिसर्टेशन को अप्रिशिएट किया था। तो थोड़ा सा इसको इजी करके मैं समझा देती हूँ। यहाँ पर देखिए अम्बर्टो इको कह रहे हैं कि जब उन्होंने अपना फर्स्ट डॉक्टरल डिसर्टेशन इटली में एक प्रोफेसर के आगे प्रेजेंट किया तो उन प्रोफेसर ने कहा कि ज्यादातर जो स्कॉलर्स होते हैं, जो पीएचडी करते हैं, वो अपने सब्जेक्ट के बारे में पढ़ाई करते हैं, उसके लिए फिर फॉल्स इमेजिनेशन बना लेते हैं और उसको करेक्ट करते हैं और उसमें लिख देते हैं और लास्ट में कंक्लूजन ऐड कर देते हैं। लेकिन अम्बर्टो इको ने क्या किया था, अम्बर्टो इको ने उसका उल्टा ही किया था। उन्होंने अपने रिसर्च की स्टोरी ही अपने डिसर्टेशन में पेश कर दी, अपने रिसर्च की जो स्टोरी थी और जो जो उन्होंने ट्रायल्स किए थे, जो जो उन्होंने गलतियां की थी, वो भी अपने डॉक्टरल डिसर्टेशन में प्रेजेंट कर दिए, उनको लिख दिया। एट दैट पॉइंट, एट द एज ऑफ 22, आई अंडरस्टूड स्कॉलरली बुक्स शुड बी रिटन द वे आई हैड डन बाय टेलिंग द स्टोरी ऑफ द रिसर्च। तो यहाँ पर अम्बर्टो इको को 22 की एज तक आते आते उनको ये बात समझ में आ गई थी कि जो स्कॉलरली बुक्स होती हैं, जो एजुकेशनल बुक्स होती हैं, उनको उसी तरीके से लिखा जाना चाहिए था जैसा कि उन्होंने अपने रिसर्च पेपर को लिखा था, एक स्टोरी की फॉर्म में। दिस इज व्हाई माय एसेज ऑलवेज हैव ए नैरेटिव एस्पेक्ट। तो यहाँ पर अम्बर्टो इको बताते हैं कि उनके जो एसे होते हैं ना, वो इसीलिए ही एक नैरेटिव फॉर्म में होते हैं, मीन्स एक स्टोरी की तरह होते हैं। एंड दिस इज व्हाई प्रोबेबली आई स्टार्टेड राइटिंग नैरेटिव्स नॉवेल्स सो लेट एट द एज ऑफ 50 मोर और लेस। तो इसीलिए ही शायद उन्होंने अपने नॉवेल्स लिखने इतना लेट स्टार्ट किए थे, जब वो 50 के हो गए थे, इससे कम थे या इससे ज्यादा थे, तो 50 अबाव उन्होंने अपने नॉवेल्स लिखने स्टार्ट किए थे। किस फॉर्म में? नैरेटिव फॉर्म में, जिस तरीके से एक स्टोरी सुनाई जाती है। आई रिमेंबर दैट माई डियर फ्रेंड रोनाल्ड बार्थेस वॉज ऑलवेज फ्रस्ट्रेटेड दैट ही वॉज एन एसेइस्ट एंड नॉट ए नॉवेलिस्ट। तो यहाँ पर अम्बर्टो इको इस बात को याद करते हुए कहते हैं कि उनके जो डियर फ्रेंड थे, जिनका नाम था रोनाल्ड बार्थेस, वो हमेशा फ्रस्ट्रेटेड रहते थे, हमेशा परेशान रहते थे कि वो एक एसेइस्ट थे, नॉवेलिस्ट नहीं थे। उन्होंने कभी भी एक नॉवेल नहीं लिखा था। ही वांटेड टू डू क्रिएटिव राइटिंग वन डे और अनदर बट ही डाइड बिफोर ही कुड डू सो। वो हमेशा कोई क्रिएटिव राइटिंग लिखना चाहते थे, नॉवेल लिखना चाहते थे। वो हमेशा सोचते थे कि वो एक नॉवेल लिखेंगे, लेकिन उसको लिखने से पहले ही उनकी डेथ हो गई। आई नेवर फील्ड दिस काइंड ऑफ फ्रस्ट्रेशन। अम्बर्टो इको का कहना है कि इस तरीके की फ्रस्ट्रेशन उन्होंने कभी भी फील नहीं की। आई स्टार्टेड राइटिंग नॉवेल्स बाय एक्सीडेंट। उन्होंने अपने नॉवेल्स लिखने स्टार्ट किए बाय एक्सीडेंट, मीन्स एक दुर्घटना ही समझे इसको। आई हैड नथिंग टू डू वन डे एंड सो आई स्टार्टेड। तो अम्बर्टो इको बताते हैं कि एक दिन उनके पास करने के लिए कुछ नहीं था, तो उन्होंने नॉवेल लिखना स्टार्ट कर दिया। नॉवेल्स प्रोबेबली सेटिस्फाइड माय टेस्ट फॉर नरेशन
यहाँ पर अंबर टू इको कहते हैं कि नॉवेल्स लिखते समय जो उनका जो एक टेस्ट है नरेशन करने का, स्टोरी बताने का, तो वो अपने नॉवेल्स में उसी टेस्ट में लिखते हैं और ये बात उनको सेटिस्फाई करती है। मुकुंद, टॉकिंग अबाउट नॉवेल्स, फ्रॉम बीइंग ए फेमस academic you went on to becoming spectacularly famous after the publication of The Name of the Rose. You have written 5 novels against many more scholarly works of non-fiction, at least more than 20 of them. तो यहाँ पर मुकुंद अंबरटो इको से कहते हैं जो आपको एक शानदार तरीके से जो फेम मिली है, जो सफलता मिली है, वो किससे मिली है? जब आपका एक नॉवल पब्लिश हुआ जिसका नाम था द नेम ऑफ द रोज, और आपने 5 नॉवेल्स भी लिखे हैं और आपने नॉन फिक्शन वर्क भी किया है 20 से ज्यादा। अंबरटो को कहते हैं ओवर 40 से ज्यादा, मुकुंद ओवर 40। अमंग देम ए सेमिनल पीस ऑफ वर्क ऑन सेमियोटिक्स, और उसमें सेमियोटिक्स पर भी कुछ रिटर्न वर्क हैं। ये जो सारा 40s के करीब उन्होंने नॉन फिक्शनल वर्क किया है, इसमें सेमियोटिक्स पर भी कुछ वर्क शामिल है। But ask most people about Umberto Eco and they will say, oh, he is the novelist. Does that bother you? अब यहाँ पर मुकुंद अंबरटो इको से पूछ रहे हैं कि ज्यादातर लोग आपको एक प्रोफेसर नहीं जानते, आपको एक नॉवेलिस्ट जानते हैं कि आपने ये जो नॉवेल लिखा है ना द नेम ऑफ द रोज, इससे आप ज्यादा फेमस हुए हैं। तो क्या ये आपको बॉदर करती है? क्या ये बात आपको परेशान करती है? हाँ, ये बात मुझे परेशान करती है क्योंकि मैं अपने आप को एक यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर समझता हूँ जो कि ओनली संडे में ही नॉवेल्स लिखता है। इट इज नॉट ए जोक, ये कोई जोक नहीं है। आई पार्टिसिपेट इन एकेडमिक कॉन्फ्रेंसेज एंड नॉट मीटिंग ऑफ फैन क्लब्स एंड राइटर्स। अंबरटो इको कहते हैं कि मैं एकेडमिक कॉन्फ्रेंसेज मींस ये जो एजुकेशनल मीटिंग्स होती हैं, यूनिवर्सिटी की जो मीटिंग्स होती हैं, जो प्रोफेसर्स की मीटिंग्स होती हैं, मैं उसमें ही पार्टिसिपेट करता हूं, और जो पैन क्लब में जो राइटर्स की मीटिंग होती हैं वहां पर मैं पार्टिसिपेट नहीं करता। आई आइडेंटिफाई माई सेल्फ विद द एकेडमिक कम्युनिटी, और मैं हमेशा अपने आप को एक एकेडमिक, एक प्रोफेसर के रूप में ही जानता हूं, यही मेरी पहचान है। बट ओके इफ दे मोस्ट पीपल हैव रीड ओनली द नॉवेल्स, लेकिन ओके इस बात से भी मैं ओके हूं कि ज्यादातर लोग मेरा नॉवेल्स पढ़ते हैं, मुझे वो नॉवेलिस्ट के नाम से जानते हैं। लाफ एंड श्रग्स, यहाँ पर अंबरटो इको हंसते हैं और श्रग करते हैं। आई नो दैट बाय राइटिंग नॉवेल्स, मैं जानता हूं कि मैं नॉवेल्स लिखता हूं। आई रीच ए लार्जर ऑडियंस, और मैं बहुत सारी ऑडियंस तक भी पहुंचा हूं। आई कैन नॉट एक्सपेक्ट टू हैव 1 मिलियन रीडर्स विद स्टफ ऑन सेमियोटिक्स, मैं इस बात को बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकता कि मेरे सेमियोटिक्स के जो स्टफ पे, जो उन्होंने सेमियोटिक्स पे जो लिखा है उस पर 1 मिलियन से भी ज्यादा रीडर्स उनके होंगे। मुकुंद, विच ब्रिंग्स मी टू माई नेक्स्ट क्वेश्चन, द नेम ऑफ द रोज इज ए वेरी सीरियस नॉवेल। यहाँ पर देखिए मुकुंद कहते हैं कि अब मैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता हूँ। ये जो आपका नॉवेल है द नेम ऑफ द रोज, ये बहुत ही सीरियस नॉवेल है। इट इज ए डिटेक्टिव यार्न एट वन लेवल, बट इट ऑल्सो डेल्व्स इनटू मेटाफिजिक्स, थियोलॉजी एंड मेडिवल हिस्ट्री। तो यहाँ पर मुकुंद अंबरटो इको से कहते हैं कि ये जो आपका नॉवेल है ये डिटेक्टिव यार्न की तरह है, मीन्स मिस्टीरियस स्टोरीज की तरह है। इसमें मिस्टीरियस स्टोरीज भी लिखी हुई हैं। डेल्व्स का मीनिंग होता है डीप इंफॉर्मेशन, मेटाफिजिक्स का मीनिंग होता है तत्व विज्ञान, फिलॉसफी की ही एक ब्रांच है मेटाफिजिक्स। थियोलॉजी का मीनिंग होता है स्टडी ऑफ गॉड एंड रिलीजियन, मीन्स धर्मशास्त्र। मिडिवल हिस्ट्री का मीनिंग होता है मध्यकालीन इतिहास। पर अंबरटो इको ने द नेम ऑफ द रोज में बहुत सारी चीजों को ऐड किया है। उन्होंने मेटाफिजिक्स का भी एक टच डाला है, थियोलॉजी का भी टच डाला है और मिडिवल हिस्ट्री का भी टच उसमें डाला है। येट इट एंजॉयड ए ह्यूज मास ऑडियंस, वर यू पजल्ड एट ऑल बाय दिस। तो यहाँ पर मुकुंद अंबरटो इको से पूछते हैं द नेम ऑफ द रोज को बहुत सारी ऑडियंस ने एंजॉय किया है। ह्यूज मास ऑडियंस मीन्स बहुत ही बड़े लेवल पर ऑडियंस ने इस नॉवल को एंजॉय किया है। क्या आप इस बात से पजल होते हैं? अंबरटो इको कहते हैं नो, नहीं, मैं कभी पजल नहीं होता, बल्कि जो जर्नलिस्ट होते हैं वो पजल हो जाते हैं, सम टाइम पब्लिशर्स, और कभी कभी जो पब्लिशर्स होते हैं वो पजल हो जाते हैं। एंड दिस इज बिकॉज जर्नलिस्ट एंड पब्लिशर्स बिलीव दैट पीपल लाइक स्ट्रेस एंड डोंट लाइक डिफिकल्ट रीडिंग एक्सपीरियंस। क्योंकि जर्नलिस्ट
जो पत्रकार होते हैं, पब्लिशर, जो छापने वाले होते हैं, उन लोगों का ये मानना होता है कि लोगों को ओनली ट्रैश ही पसंद आता है। मीन्स उनको इजी एक्सपीरियंस या इजी रीडिंग स्टाइल ही पढ़ना पसंद है। वो डिफिकल्ट एक्सपीरियंस या डिफिकल्ट रीडिंग एक्सपीरियंस नहीं करना चाहते। मीन्स वो मिस्टीरियस नहीं पढ़ना चाहते या डिफिकल्ट राइटिंग नहीं पढ़ना चाहते। क्योंकि अम्बर्टो इको ने ये जो नॉवल लिखा है द नेम ऑफ द रोज, ये एक तरीके से एक सीरियस नॉवल है और इसमें मिस्टीरियस स्टोरीज भी हैं। तो यहाँ पर जो जर्नलिस्ट हैं और जो पब्लिशर हैं वो इस नॉवल को पसंद नहीं करते, क्योंकि वो ये मानते हैं कि लोग हमेशा इजी रीडिंग ही करना चाहते हैं, वो कभी भी डिफिकल्ट रीडिंग एक्सपीरियंस नहीं करना चाहते। कंसीडर देयर आर 6 बिलियन पीपल ऑन दिस प्लेनेट। तो यहाँ पर जर्नलिस्ट और पब्लिशर्स का ये मानना है कि इस प्लेनेट पर 6 बिलियन पीपल रहते हैं। द नेम ऑफ द रोज सोल्ड बिटवीन 10 एंड 15 मिलियन कॉपीज। और ये जो नॉवल है द नेम ऑफ द रोज, इसकी 10 से लेकर 15 मिलियन कॉपीज ही बिकी। सो इन ए वे आई रीच्ड ओनली ए स्मॉल परसेंटेज ऑफ रीडर्स। तो इसका मतलब है कि अगर इस अर्थ पर, इस प्लेनेट पर 6 बिलियन पीपल हैं और द नेम ऑफ द रोज की 10 एंड 15 मिलियन कॉपीज बिकी, तो यहाँ पर अम्बर्टो इको एक बहुत ही शॉर्ट परसेंटेज पर पहुंचते हैं, ऑडियंस की एक शॉर्ट परसेंटेज पर पहुंचते हैं। बट इट इज एग्जैक्टली दीज काइंड्स ऑफ रीडर्स हु डोंट वांट इजी एक्सपीरियंस। लेकिन ये जो रीडर्स हैं द नेम ऑफ द रोज के जो रीडर्स हैं ना, ये इजी एक्सपीरियंस नहीं करना चाहते, मीन्स इजी रीडिंग स्टाइल नहीं पढ़ना चाहते। आई माई सेल्फ एट 9 PM आफ्टर डिनर वॉच टेलीविजन एंड वॉन्ट टू सी मियामी वाइस और इमरजेंसी रूम। आई इंजॉय इट एंड आई नीड इट बट नॉट ऑल द डे। तो यहाँ पर अम्बर्टो इको कहते हैं मैं खुद भी आफ्टर डिनर 9 PM मैं टेलीविजन देखता हूँ और उसमें मैं मियामी वाइस और इमरजेंसी रूम, ये 2 सीरियल मैं उसमें देखता हूँ और मैं इसको एंजॉय भी करता हूँ और मुझे इसकी जरूरत भी है, लेकिन पूरा दिन नहीं। अब देखिए मुकुंद यहाँ पर पूछते हैं कुड द ह्यूज सक्सेस ऑफ द नॉवल हैव एनीथिंग टू डू विद द फैक्ट दैट इट डील्ड विद ए पीरियड ऑफ मिडिवल हिस्ट्री। दैट अम्बर्टो इको का ये जो नॉवल था द नेम ऑफ द रोज, ये इतना सक्सेस हुआ था, तो इसकी ह्यूज सक्सेस पाने के बाद क्या आपके मन में कभी ऐसा विचार आता है कि ये जो आपका जो नॉवल है, क्योंकि आपने इसमें मिडिवल हिस्ट्री का टच डाला है, जो मध्यकालीन जो इतिहास था उस पीरियड का टच आपने अपने इस नॉवल में डाला है, तो क्या आपको ऐसा लगता है? अम्बर्टो इको दैट्स पॉसिबल, ऐसा हो सकता है, ये पॉसिबल भी है, बट लेट मी टेल यू अनदर स्टोरी। लेकिन मैं तुम्हें एक दूसरी स्टोरी बताता हूँ, बिकॉज आई ऑफन टेल स्टोरीज लाइक ए चाइनीज वाइस मैन। क्योंकि मैं कई बार बिल्कुल एक चाइनीज वाइस मैन की तरह स्टोरी सुनाता हूँ। माई अमेरिकन पब्लिशर सेड व्हाइल शी लव्ड माई बुक। जब एक अमेरिकन पब्लिशर, उसको मेरी बुक बहुत ज्यादा पसंद आई, तो उसने मुझसे कहा शी डिडंट एक्सपेक्ट टू सेल मोर देन 3000 कॉपीज इन ए कंट्री वेयर नोबडी हैज सीन ए कैथेड्रल और स्टडीज लेटिन। तो यहाँ पर अम्बर्टो इको बता रहे हैं कि उनकी एक अमेरिकन पब्लिशर ने उनसे कहा कि 3000 से ज्यादा कॉपीज उनके कंट्री में, अमेरिका में नहीं बिकेंगी, क्योंकि कोई भी वहां पर कैथेड्रल नहीं जाता है और लैटिन लैंग्वेज को नहीं जानता है। सो आई वॉज गिवन एन एडवांस फॉर 3000 कॉपीज। तो यहाँ पर अम्बर्टो इको ने अपनी अमेरिकन पब्लिशर को ओनली 3000 कॉपीज के लिए द नेम ऑफ द रोज नोवेल की 3000 कॉपीज के लिए एडवांस दे दिया। बट इन द एंड इट सोल्ड 2 और 3 मिलियन इन द यूएस। लेकिन अकेले यूएस में, अमेरिका में ही 3 मिलियन कॉपी उस नॉवल की बिक गई, जिसका नाम था द नेम ऑफ द रोज। ए लॉट ऑफ बुक्स हैव बीन रिटन अबाउट द मेडिवल पास्ट फार बिफोर माइन। तो यहाँ पर अम्बर्टो इको मुकुंद से कहते हैं कि बहुत सारी बुक्स मेरे से पहले मिडिवल एज पर लिखी गई हैं। मिडिवल पास्ट मीन्स जो मध्यकालीन हिस्ट्री थी उस पर लिखी हुई हैं। बहुत सारे लोगों ने मेरे से भी पहले मिडिवल एज पर लिखा है, हिस्ट्री के बारे में लिखा है, मध्यकालीन समाज के बारे में, मध्यकालीन इतिहास के बारे में लिखा है। आई थिंक द सक्सेस ऑफ द बुक इज ए मिस्ट्री। लेकिन मैं ऐसा सोचता हूँ कि ये जो नॉवल जो इतना हिट हुआ द नेम ऑफ द रोज,
इसकी जो एक सक्सेस है वो एक मिस्ट्री है, एक रहस्य की तरह है। नोबडी कैन प्रिडिक्ट इट, कोई भी इसको प्रिडिक्ट नहीं कर सकता, ना बता सकता। आई थिंक इफ आई हैड रिटन द नेम ऑफ द रोज 10 years अर्लियर और 10 years लेटर, तो यहाँ पर अंबरटो इको सोचते हैं कि अगर द नेम ऑफ द रोज ये नॉवल मैंने 10 years पहले लिखा होता या 10 years बाद में लिखा होता, इट वुड नॉट हैव बीन द सेम, तो ये इतना सक्सेस नहीं होता। वाई इट वर्क एट दैट टाइम इज ए मिस्ट्री, क्यों ये इतना सक्सेस हुआ और जिस टाइम पर मैंने इसको लिखा उसी टाइम पर इस नॉवल को इतनी सफलता मिली, ये सफलता एक मिस्ट्री है, एक रहस्य है। तो इसी के साथ ही ये चैप्टर खत्म होता है। और अगर इस चैप्टर की एक्सप्लेनेशन आपको थोड़ी सी भी यूजफुल लगती है और आपको क्लियर हो रही है, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। टेक केयर एंड गुड बाय।